गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 समष्टि अर्थशास्त्र में जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति है उसको करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड को कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति और उससे रिलेटिव कंसेप्ट। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई या कुल पूर्ति, जिसको हम समग्र पूर्ति भी कहते हैं, क्या होती है? समग्र पूर्ति से प्राय किसी निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादित वस्तु और सेवाएं हैं उनके मौद्रिक मूल्य से है। एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, गुड्स एंड सर्विस जितना भी उत्पादन हुआ है, अगर हम उसको उसके मौद्रिक मूल्य से यानी कि प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें गुड्स एंड सर्विस को, तो वो हमारा कुल पूर्ति कहलाएगा, जिसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यह उत्पादन की बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उत्पादन है, जो अगर हम वस्तु और सेवा को जोड़ लें तो वो किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। और उसी उत्पादन को हम विभिन्न साधनों में, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनको मजदूरी, लगान और ब्याज के रूप में वितरित करते हैं। किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो एक देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के जोड़ तथा विदेशों से प्राप्त आय का जोड़ होती है, जिसे हम मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। समग्र पूर्ति से अभिप्राय मूल्य वृद्धि से है, और मूल्य वृद्धि का जो दूसरा नाम है वो सर्जित आय भी होता है, इनकम जनरेटेड है, क्योंकि जो मूल्य वृद्धि है वो सर्जित आय के बराबर होती है। आय जितनी भी आय प्रोड्यूस होती है उसका या तो उपभोग किया जाता है या बचत की जाती है। इसलिए जो समग्र पूर्ति है यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो C+S होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। या तो उसको उपभोग किया जाता है या उसकी बचत की जाती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में वस्तु और सेवा के प्रवाह, जिसको हम मूल्य वृद्धि या सृजित आय कहते हैं, को समग्र पूर्ति कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो समग्र पूर्ति है वो किसका फंक्शन होता है। समग्र पूर्ति फलन क्या होता है? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना होगा ये डिपेंड करता है कि साधन कितने हैं और तकनीकी कैसी है। अगर आपने साधनों की उपलब्धता को बढ़ा लिया तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा, और तकनीकी सुधार किया है तब भी उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह जो वस्तु और सेवा का जो प्रभाव होता है यानी कि उत्पादन होता है, वो दो तत्वों पर निर्भर करता है: वर्तमान साधनों के अतिरिक्त प्रयोग पर और तकनीकी सुधार द्वारा। केन्ज ने जो उत्पादन का जो रोजगार सिद्धांत दिया है वो अल्पकालीन विश्लेषण है, यानी कि एक ऐसी उत्पादन जिसमें जो समय है वो अल्पकालीन है। और हम जानते हैं अल्पकालीन समय वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन का जो कारक होते हैं वो सिर्फ श्रम ही परिवर्तनशील होता है, जबकि अन्य जो साधन है वो अपरिवर्तनशील होते हैं। इसलिए जो उत्पादन है वो केवल उस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है जिस सीमा तक हम श्रम का प्रयोग करते हैं। केन्ज की यह मान्यता है कि अल्पकाल में जो तकनीक है वो स्थिर रहती है, इसलिए उत्पादन को वर्तमान साधनों, विशेष रूप से श्रम का प्रयोग करके ही बढ़ाया जा सकता है। जब तक श्रम का पूर्ण प्रयोग नहीं होता, रोजगार व आय में अनुपातिक संबंध होता है, यानी कि जितना श्रम बढ़ेगा, जितना रोजगार बढ़ेगा, उतने ही आय बढ़ेगी। उत्पादन में उसी दर से वृद्धि होगी जिस दर से रोजगार में वृद्धि हुई है। इसलिए रोजगार में होने वाली वृद्धि के अनुपात में ही समग्र पूर्ति में भी वृद्धि होती है। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो फंक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट का। आगे हम देख लेते हैं डायग्राम से। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो फंक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट का। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट में और एग्रीगेट सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं होती है। और इनमें जो चेंज होता है वो अनुपातिक होता है, जितना चेंज यहाँ हो रहा है उतना ही चेंज यहाँ हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट में जितना भी चेंज होगा उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई में भी उतना ही चेंज हो रहा है। इसलिए जो एएस वक्र होता है वो 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है।
यह समग्र पूर्ति वक्र है जो समग्र पूर्ति और रोजगार के बीच में प्रत्यक्ष संबंध को प्रकट करता है। टेबल से भी देख लेते हैं इसको। अर्थव्यवस्था में रोजगार के विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अनुपातिक संबंध को प्रकट करने वाली तालिका को समग्र पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। रोजगार का लेवल लिया जाता है यहाँ एएस यानी कि C+S। तो अगर रोजगार 0 है तो एएस है वो भी 0 है, एग्रीगेट सप्लाई। रोजगार बढ़कर 10 हो जाता है तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी 10 हो जाती है। इस तरह जिस अनुपात में रोजगार बढ़ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि समग्र पूर्ति में तब तक वृद्धि होती है जब तक पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त नहीं होता। पूर्ण रोजगार एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रोजगार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जो एएस पूर्ति वक्र है वो मूल बिंदु की ओर 45 डिग्री का कोण बनाता है, जिससे सिद्ध होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का प्रवाह, जिसे हम समग्र पूर्ति कहते हैं, वो रोजगार के अनुपात में बढ़ती या घटती है। समग्र पूर्ति फलन अगर हम केंद्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये पहले 45 डिग्री का होता है जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त नहीं होती। फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होने के बाद ये OY के पैरेलल हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। ये जो सिचुएशन है ये पूर्ण रोजगार की सिचुएशन है। पूर्ण रोजगार के बाद रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता, जिससे उत्पादन में भी कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ये OY के पैरेलल होती है। इस पॉइंट से पहले जैसे जैसे रोजगार बढ़ता है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन उसके पश्चात एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता। बिंदु ओ से ए तक समग्र पूर्ति का जो ढलान है वो ऊपर की तरफ 45 डिग्री है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जो पूर्ण रोजगार प्राप्त कर लिया उसके बाद ये सीधे ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी कि वर्टिकल लाइन है, क्योंकि पूर्ण रोजगार का जो लेवल है वो एक पॉइंट पर हमने पा लिया है। ये बात याद रखना चाहिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के बाद उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं होती। अगर हम बात करें समग्र पूर्ति एएस की प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में, अभी हमने एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करी थी, अगर हम प्राइस के रिगार्डिंग करें तो इसके दो अलग अलग व्यू हैं, एक क्लासिकल व्यू, एक केंजियन व्यू। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्रेमवर्क, परंपरावादी दृष्टिकोण से जो पूर्ण रोजगार है एक वो सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति मतलब हमेशा एक अर्थव्यवस्था में जो कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें पूर्ण रोजगार मिलता है। पूर्ण रोजगार की सिचुएशन में हमने अभी देखा था उत्पादन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जैसे जैसे चेंज होता है तो वो प्राइस लेवल की वजह से चेंज होता है। तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, तो इसमें जो समग्र पूर्ति है वो स्थिर रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, चाहे कीमत का लेवल कुछ भी हो। यानी कि कीमत के कम या ज़्यादा होने से भी हम उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पूर्ण रोजगार की सिचुएशन है वो हम प्राप्त कर चुके हैं। अगर हम केंजियन व्यू की बात करें, केंजियन दृष्टिकोण ये बताता है कि जो पूर्ण रोजगार है वो एक सामान्य स्थिति नहीं है। किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की संभावना पाई जाती है। जो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, अति पूर्ण रोजगार और अपरोजगार तीनों सिचुएशन हो सकती है। पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन जब तक पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता तब तक उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। केंज के अनुसार यदि मंदी का समय है, यानी कि जब कीमतें कम होती हैं लेकिन अगर रोजगार है, तो मांग के बढ़ने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तब तक पूर्ण रोजगार की सिचुएशन प्राप्त नहीं हुई तो उस समय कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि मांग के बढ़ने से पूर्ति भी उसके अनुसार बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त कर लिया है तो उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है, तो उस समय केवल कीमतें ही बढ़ेंगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन के जो सभी साधन हैं वह पहले ही पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। कोई भी साधन बेरोजगार नहीं जिसे काम पर लगाया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। बढ़ रही मांग का दबाव केवल साधनों की कीमतों पर ही बढ़ेगा। इसे हम डायग्राम से देख लेते हैं। केन्स के अकॉर्डिंग पूर्ण रोजगार से पहले जब भी उत्पादन बढ़ता है तो उससे कीमतें नहीं बढ़ती है, स्ट्रेट रहती है, क्योंकि जैसे ही मांग बढ़ेगी तो उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मांग में चेंज होगा तो उसकी वजह से सिर्फ कीमत में चेंज होगा।
आगे हम समग्र पूर्ति के जो घटक हैं कंजप्शन और सेविंग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंजप्शन की। कंजप्शन क्या होता है? उपभोग फलन। उपभोग से प्राय एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में उपभोग किए जाने वाले समग्र व्यय से कुल व्यय से है जो भी खर्च किया जाता है उपभोग पर। जो भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवाओं पर खर्च करते हैं उसे हम उपभोग व्यय कहते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में 5,000 करोड़ रुपए हैं, जिनमें से 4,000 करोड़ रुपए वस्तु और सेवा पर खर्च करने के लिए वस्तु और सेवा पर खर्च किए जाते हैं, तो जो 4,000 करोड़ है उसे हम उपभोग व्यय कहेंगे और ये आय पर निर्भर करती है। जो कंजप्शन है वो फंक्शन होता है इनकम का। आगे हम इसकी प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय है कि आय और उपभोग में क्या अनुपात है, किस अनुपात में, जैसे आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता किस अनुपात में उपभोग की मात्रा को बढ़ाता है या कम करता है। केन्स के आय व रोजगार सिद्धांत में उपभोग प्रवृत्ति की जो धारणा है उसका प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। ये एक अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को प्रकट करता है। यानी कि अगर आय अलग अलग स्तर पर होगी तो उस समय उपभोग की जो मात्रा है वो क्या होगी, इसको दर्शाता है। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को ही उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसको हम एपीसी कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको डिनोट करते हैं C/Y, यानी कि Y होती है हमारी इनकम और कंजप्शन को हम डिनोट करते हैं C से, तो कंजप्शन डिवाइड इनकम उसे हम बोलते हैं एपीसी। और एमपीसी होती है डेल्टा C/डेल्टा Y। इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, समग्र उपभोग या समग्र आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। उपभोग डिवाइड आय C/Y वो हमारी एपीसी होती है। कुरिहारा के अनुसार औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय और आय के विशेष स्तर का अनुपात होता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय और आय के किसी विशेष स्तर का अनुपात होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। उदाहरण के लिए यदि अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की आय है और 800 करोड़ का उपभोग किया जाता है तो जो एपीसी होगी वो होगी 80 डिवाइड 100। 100 करोड़ का आय है और 80 करोड़ का उपभोग है तो 80/100। तो अगर हम इसको क्रॉस करना चाहें तो जो वैल्यू होगी वो 0.8 यानी कि 80% है। वो अर्थव्यवस्था मतलब 80% है वो उपभोग व्यय पर खर्च किया जा रहा है। अलग अलग लेवल पर औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाली जा सकती है। जैसे अगर इनकम 100 है और कंजप्शन 80 है तो 80/100। ऐसे ही अगर इनकम 200 है और कंजप्शन 120 है तो 120/200। इस तरह हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको रखना है C/Y, कंजप्शन बटे में Y। आगे है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आय में होने वाले परिवर्तन जिसको हम डेल्टा Y कहते हैं के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन जिसको हम डेल्टा C कहते हैं उसके अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल होती है डेल्टा C/डेल्टा Y के। तो इसमें हमें चेंज को दिखाना है। यदि अर्थव्यवस्था में 1,000 करोड़ इनकम बढ़ जाती है, बढ़कर 1,200 करोड़ हो जाती है तो आय में 200 करोड़ का परिवर्तन होता है।
मान लीजिए आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वर्तमान उपभोग में 800 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ हो जाता है। तो ये चेंज हो रहा है वो 100 करोड़ का हो रहा है। तो जो हमारी एमपीसी होगी वो होगी चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो 100 डिवाइड 200, 100/200, तो जो आंसर होगा वो होगा 0.5 यानी कि 50%। इस तरह हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। कुरिहारा के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन बटे में आय में परिवर्तन, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। एमपीसी चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से हम इसको डिनोट करते हैं। आगे है बचत प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू सेव। बचत प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर बचत और आय का अनुपात होता है। जैसे जो सीमांत प्रवृत्ति और औसत प्रवृत्ति में हम डेफिनेट करते हैं, डिवीजन करते हैं, ऐसे ही बचत प्रवृत्ति को भी दो भागों में बांटा जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जो हमारी एपीसी थी अभी हमने करा वो C/Y थे। इसी तरह जो हमारी एपीएस होगी वो होगा S/Y। एमपीसी थी हमारी वो डेल्टा C/डेल्टा Y थी। तो जो हमारी एमपीएस होगी वो डेल्टा S/डेल्टा Y होगी। तो दोनों कंसेप्ट मिलते जुलते हैं। पीटरसन के शब्दों में बचत प्रवृत्ति की परिभाषा एक ऐसी अनुसूची के रूप में दी जा सकती है जो आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की मात्रा को बताती है। तो इसे उपभोग प्रवृत्ति की तरह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसको भी दो प्रकार से बांटा जाता है, औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस S/Y, सीमांत बचत प्रवृत्ति मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा S/डेल्टा Y। अब हमें देख लेते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति एक अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के एक दिव्य स्तर पर समग्र बचत और आय का अनुपात है। ये हमें बताता है कि जो सेविंग है और जो इनकम है उसका क्या अनुपात है, एपीएस बचत बटे में आय। औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। यदि आय 100 करोड़ है और बचत 40 करोड़ है तो जो औसत बचत प्रवृत्ति होगी वो 40/100 होगी यानी कि 0.4। सेविंग फंक्शन एस से डिनोट है और ये नेगेटिव भी है। नेगेटिव तब होता है जब इनकम लेवल 0 से भी कम होता है। उस समय जो व्यक्ति है अपना खर्च है वो उधारी से लेकर खर्च करते हैं, इसलिए जो एसेस कर्व है बचत है वो नेगेटिव स्लोप भी होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। आगे है सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। आय में होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। NF कीजर के अनुसार सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। MPS बचत में परिवर्तन बटे में आय में परिवर्तन, MPS डेल्टा S डिवाइड में डेल्टा Y। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए जो राष्ट्रीय प्रयोजय है वो 1000 करोड़ है, उपभोग व्यय है वो 750 करोड़ है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति हमें निकालनी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालनी है। तो क्या होगी, हमें पता है जो एपीसी होती है वो C/Y होती है। तो जो कंजप्शन है वो 750 है और जो इनकम है वो 1000 है। तो जो आंसर होगा वो 0.75 होगा। इस तरह हम अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है उनका क्या रिलेशनशिप है एपीसी से और एमपीसी से। हम जानते हैं जो इनकम है वो या तो हम कंजप्शन में यूज़ करते हैं या सेविंग में। तो इसी तरह जो हमारी एपीएस है उसकी वैल्यू जो है एपीएस
और एपीसी दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल 1 के होती है। ऐसे ही एमपीएस और एमपीसी की जो वैल्यू है वो भी इक्वल 1 के होती है। एपीसी उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। तो जो एपीसी है वो सी अपॉन वाई होती है और एपीएस है वो एस अपॉन वाई होता है। तो हम जानते हैं जो सी प्लस जो हमारी इनकम होती है वो सी प्लस एस होती है। इसी तरह अगर हम डिवाइड कर दें दोनों साइड वाई से तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा जो एपीसी है, क्योंकि सी अपॉन वाई है वो एपीसी होगी और एस अपॉन वाई होगा वो हमारी एपीएस होगा। तो इस तरह इन दोनों की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी। एपीसी जमा एपीएस इक्वल है 1 के। तो एपीसी की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस एपीएस और एपीएस के निकालें तो 1 माइनस एपीसी। सेम ऐसे ही एमपीएस और एमपीसी में होता है मार्जिन प्रोपेंस टू कंज्यूम, मार्जिन प्रोपेंस टू सेव। ये इन दोनों की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है। एमपीसी इक्वल है 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस इक्वल है 1 माइनस एमपीसी। उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति होती है यानी कि जो एमपीसी होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है और 0 से अधिक होती है। इससे प्राय की आय में होने वाली वृद्धि का पूरा जो खर्च है वो नहीं किया जाता, कुछ बचा लिया जाता है। तो 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम निवेश फलन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।